बौखलाहट के साथ पूछता है। कैसा सच यामिनी? क्या तुम्हें पता चल गया था कि तुम्हारे बाबा ने क्या पाप किया था? यामिनी युग के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, नहीं युग बाबू, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं चला कि उन्होंने क्या पाप किया था। न बाबा की श्राप के बारे में पता चला। युग तुरंत पूछता है, तो फिर तुम्हें किस बारे में पता चला था यामिनी? यामिनी युग और बाकी सबको सब कुछ अच्छे से समझाते हुए कहती है, युग बाबू, जब मैंने ताज पहना था तो उसी वक्त उस ताज से मेरी माँ कामेश्वरी यक्षिणी की जो यादें जुड़ी हुई थी वो मुझे दिखने लग गई। उस ताज को पहनकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो सारी घटनाएं मेरे साथ ही हुई हो। ताज पहनने के बाद पहली बार मैंने अपनी माँ को देखा था और जैसा बाबा ने उनके बारे में बताया था, माँ हूबहू मेरी तरह ही दिखती थी। मैं अपनी माँ पर ही गई हूँ युग बाबू। उनका रूप रंग भी मेरी तरह था, पर मेरे अंदर मेरी माँ के गुण नहीं है। माँ बहुत बहादुर, निडर, साहसी, स्वाभिमानी थी और मैं वैसी बिल्कुल नहीं हूँ। मैं तो बात बात पर डर जाती हूँ, घबरा जाती हूँ। कभी कभी तो लगता है कि मैं यक्षिणी कहलाने के लायक ही नहीं हूँ। युग यामिनी से बड़े प्यार से कहता है, नहीं यामिनी, तुम भी बहुत बहादुर और साहसी हो। तुम भी उन्हीं की तरह हो, तुम्हारे अंदर भी उन्हीं के गुण हैं। यामिनी ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं युग बाबू, मैं वैसी बिल्कुल नहीं हूँ। माँ ने यक्षिण लोक की रानी बनने के लिए कितनी परीक्षाएं, कितने कठिन पड़ाव पार किए थे। मैं उनकी जगह होती तो कभी नहीं कर पाती। युग खामोशी के साथ यामिनी की बातें सुनता रहता है। यामिनी अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहती है, मेरी माँ कामेश्वरी यक्षिणी यक्षिण लोक की रानी थी और रानी बनने के लिए सभी यक्षिणियों को कई पड़ाव पार करने पड़ते हैं और मेरी माँ ने सारे पड़ाव पार किए थे। मेरी माँ सब में अव्वल आई थी और यक्षिण लोक की रानी बन गई थी। यक्षिण लोक की खास बात यही थी कि वहाँ पर औरतों का राजपाट होता है, उन्हीं का वर्चस्व होता है। रानी का आदेश ही सर्वमान्य होता है। जिस तरह रानी को चुना जाता है उसी तरह यक्षिण लोक के सेनापति को भी चुना जाता है, जिसका दायित्व होता है पूरे लोक की रक्षा करना, राक्षसों, दैत्य, असुरों से लोक को बचाना। यक्षिण लोक के सेनापति कोई और नहीं बल्कि मेरे बाबा बने थे। उनका बचपन से स्वप्न था यक्षिण लोक का सेनापति बनना। अभिमन्यु यामिनी को बीच में टोकते हुए कहता है, क्या कहा यामिनी? तुम्हारे बाबा यक्षिण लोक के सेनापति थे? यामिनी हामी भरते हुए कहती है, हाँ अभिमन्यु, मैंने अभी तुम्हें बताया था ना, मेरे बाबा एक यक्ष थे जो कि यक्षिण लोक में रहा करते थे। सिर्फ रहा नहीं करते थे बल्कि वो वहाँ के सेनापति थे, सेनापति रच्चन। उन्होंने भी सेनापति बनने के लिए कई पड़ाव बड़ी बहादुरी, साहस से पार किए थे। जानते हो मेरे बाबा का बचपन का सपना क्यों था यक्षिण लोक का सेनापति बनना? अभिमन्यु यामिनी को एकटक नजर से देखते हुए ही कहता है, क्यों था यामिनी? यामिनी एक गहरी सांस भरने के बाद जवाब देती है, क्योंकि वो बचपन से मेरी माँ से बहुत प्यार करते थे, उन्हें बहुत चाहते थे, उनके होकर रहना चाहते थे। युग मुंह बनाते हुए पूछता है, मैं कुछ समझा नहीं यामिनी, तुम्हारे बाबा का तुम्हारी माँ से प्यार करना और सेनापति बनने के बीच क्या संबंध हुआ? यामिनी अपनी बात पर अडिग रहते हुए जवाब देती है, संबंध है युग बाबू। हर लोक में अपनी अपनी रीतियां विधान होते हैं। उसी तरह हमारे लोक में भी कुछ पुरानी रीतियां थी, जिसके अनुसार जो भी यक्षिण लोक का सेनापति घोषित होता था उसका विवाह रानी के साथ करवा दिया जाता था। यही रीत यक्षिण लोक में पीढ़ियों से चली आ रही थी। बाबा जानते थे कि माँ ही यक्षिण लोक की रानी बनेगी, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी थी यक्षिण लोक का सेनापति बनने के लिए, और उसमें वो कामयाब भी हो गए थे। माँ का विवाह बाबा के साथ कुछ ही दिनों में होने वाला था, पर माँ ऐसा नहीं चाहती थी। अभिमन्यु हैरानी के साथ कहता है, तुम्हारी माँ यानी कामेश्वरी यक्षिणी ऐसा नहीं चाहती थी, पर क्यों? यामिनी दर्द भरे लहजे में जवाब देती है, क्योंकि वो बाबा से प्यार ही नहीं करती थी। बाबा भले ही माँ से बेइंतहा प्यार करते हो, पर माँ बाबा से प्यार नहीं करती थी। युग हिचकिचाते हुए कुछ संकोच के साथ यामिनी से अपनी नजरें चुराते हुए कहता है, क्या तुम्हारी माँ किसी और से प्यार करती थी यामिनी? यामिनी ना में अपना सिर हिलाते हुए जवाब देती है, नहीं युग बाबू, यक्षिण लोक में तो कोई पुरुष ऐसा नहीं था जो उनके दिल में जगह बना पाए। हर कोई उनके रूप पर मरता था, पर माँ ऐसे पुरुष को तलाश रही थी जो उनके रूप पर नहीं बल्कि उनके गुण पर मरे, उनके दर्द जज्बात को समझे। यामिनी गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहती है, यक्षिण लोक में अगर माँ सबसे ज्यादा किसी से नफरत करती थी तो वो मेरे बाबा से करती थी। उन्हें देखकर उनके अंदर का गुस्सा बढ़ जाता था। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा तुमने यामिनी? तुम्हारे बाबा से कामेश्वरी यक्षिणी सबसे ज्यादा नफरत करती थी, पर क्यों? यामिनी जवाब देती है, क्योंकि बाबा की निगाहों में माँ के लिए प्यार नहीं बल्कि वासना भरी हुई थी, जो माँ बचपन से उनकी आंखों में देखते हुए आ रही थी। वो बस माँ को पाना चाहते थे, उनके साथ हमबिस्तर होना चाहते थे, न कि उनका दर्द, उनके सुख दुख का साथी बनना चाहते थे।
माँ यक्षिण लोक की रानी बनी थी क्योंकि वो यक्षिण लोक की सेवा करना चाहती थी, पर बाबा यक्षिण लोक के सेनापति सेवा करने के लिए नहीं बल्कि माँ से विवाह करने के लिए बने थे, क्योंकि सेनापति का विवाह ही यक्षिण लोक की रानी से होता था। यही प्रथा पीढ़ियों से चली आ रही थी। युग एकटक नजरों से यामिनी को देखते हुए कहता है, फिर क्या हुआ? क्या तुम्हारी माँ का विवाह तुम्हारे बाबा से हो गया था? यामिनी एक लंबी आह भरते हुए जवाब देती है, कुछ दिनों में विवाह होने ही वाला था युग बाबू, पर इतना कहकर यामिनी खुद खामोश हो जाती है। युग यामिनी पर दबाव बनाते हुए कहता है, पर क्या यामिनी, तुम चुप क्यों हो गई? बताओ क्या हुआ था? यामिनी जवाब देती है, भक्षानिर कई महीनों से माँ की साधना कर रहा था और वक्त आ गया था माँ के पृथ्वी लोक पर जाकर भक्षानिर को दर्शन देने का, उसकी मनोकामना पूरी करने का। बाबा ने माँ को मना भी किया था कि वो पृथ्वी लोक पर ना जाए। उन्हें बहुत समझाया था पर माँ नहीं मानी, क्योंकि उन्हें अपना कर्तव्य निभाना था और कर्तव्य के अनुसार साधक भले ही कैसा भी हो, उसके मन में कितना भी पाप क्यों ना हो, अगर वो पूरी निष्ठा से किसी भी यक्षिणी की साधना करता है तो यक्षिणी को उसे दर्शन देने और उसकी मनोकामना पूरी करने जाना ही पड़ता था, और माँ ने भी वही किया। बाबा के ना चाहते हुए भी माँ पृथ्वी लोक पर गई, पर वहाँ पहुंचकर उन्हें पता चला कि भक्षानिर तो समस्त संसार को अपने कब्जे में करना चाहता है, उन्हें नष्ट करना चाहता है। संसार को बचाने के लिए ही माँ ने अपनी देह की कुर्बानी दी, पर उसी के कारण महाडायन ने बिना कुछ जाने उन्हें अभिशाप दे दिया। उसी रात मुझे माँ के अभिशाप के बारे में पता चला था, और ये भी पता चला कि माँ एक ऐसे अभिशाप को भुगत रही है जिसकी वो हकदार ही नहीं है। अगर वो ना होती तो भक्षानिर तो कब का इस संसार का अंत कर देता। इतना कहकर यामिनी खामोश हो जाती है। युग कुछ सोचते हुए कहता है, यामिनी, अगर तुम्हारी माँ तुम्हारे बाबा से प्यार ही नहीं करती थी तो तुम्हारा जन्म कैसे हुआ, और तुम्हारे बाबा कब इस पृथ्वी लोक पर आए थे और क्यों? यामिनी मायूसी के साथ जवाब देती है, नहीं पता युग बाबू, मुझे कुछ नहीं पता। इन सारे सवालों के जवाब जिसे पता थे वो मेरे बाबा थे। उस रात ताज मिलने के बाद मैंने मायाधारी से तारा और वर्चस्विनी को तो बचा लिया था, पर अपने बाबा को नहीं बचा पाई थी। उनकी आत्मा उस पहाड़ी में ही कैद होकर रह गई थी। उस वक्त भी मैं उनसे इन सारे सवालों के जवाब पूछना चाहती थी, पर बाबा ने फिर मेरे साथ छल किया। युग अपनी भवें ऊपर करते हुए पूछता है, छल? कैसा छल यामिनी? यामिनी जवाब देती है, मेरे मन में बाबा के लिए बहुत सारे सवाल थे जो मैं उनसे पूछना चाहती थी। मैं वो सवाल बाबा से पूछती उससे पहले ही उन्होंने मुझे अपनी कसम दे दी और कहा कि मुझे पता है यामिनी बेटी, तेरे मन में इस वक्त बहुत सवाल हैं, पर तुझे उन सारे सवालों के जवाब वक्त के साथ मिल जाएंगे। तू मुझसे वादा कर कि अब तू मेरे पास यहाँ तभी आएगी जब तुझे तेरे अभिशाप से मुक्ति मिल जाएगी। इतना कहकर यामिनी खुद चुप हो जाती है। युग यामिनी को एकटक नजर से देखते हुए पूछता है, फिर तुमने क्या किया यामिनी? यामिनी नम आंखों के साथ जवाब देती है, मैं क्या करती युग बाबू, मैं विवश थी और मैंने बाबा को वचन दे दिया, पर उस रात मैं समझ गई थी कि बाबा ऐसे ही नहीं कहते थे कि उन्होंने कोई पाप किया है। जरूर उन्होंने कोई न कोई बड़ा पाप किया था जिसकी वजह से उन्हें वो श्राप मिला था और वो मुक्ति की गुहार लगा रहे थे। यामिनी के खामोश होते ही चारों तरफ खामोशी छा जाती है, एक सन्नाटा सा छा जाता है। जब से कछुए ने सुना था कि यामिनी ने अपनी जान पर खेलकर तारा और वर्चस्विनी को मायाधारी के कब्जे से छुड़ाया था, तब से कछुए के दिल में यामिनी के लिए एक अलग ही जगह बन गई थी। सारी नफरत खत्म होकर प्यार ने जगह ले ली थी। कछुआ मन ही मन सोचने लग जाता है, यामिनी ने मेरी वर्चू तारा को बचाया और मैं था कि उसके खिलाफ ही साजिश रचने की कोशिश कर रहा था। नहीं, मैं अब यामिनी के खिलाफ कोई साजिश नहीं रचूंगा, बल्कि उसे इंसाफ दिलाऊंगा, उसे उसके अभिशाप से मुक्ति दिलाकर। यामिनी अपनी दास्तां आगे जारी रखते हुए कहती है, मुझे मेरा ताज तो मिल गया था, उसके साथ ही उस ताज की शक्ति भी, पर मुझे मेरी पूरी शक्तियां नहीं मिली थी, क्योंकि मैं उस वक्त शालिनी के शरीर में थी, एक इंसानी शरीर में। एक यक्षिणी को तभी उसकी पूरी शक्तियां मिलती हैं जब वो अपने शरीर में होती है। मुझे मेरी पूरी शक्तियां हासिल करने के लिए अपने शरीर की जरूरत थी, उस शरीर की जो उस रात उस काले पोशाक वाले ने छुपा दिया था। उसी दिन से मैं अपने शरीर को खोजने में लग गई, और मुझे मेरा शरीर कैसे मिला वो युग बाबू आप और आपके दोस्त अच्छे से जानते हैं। अगर युग बाबू आप ना होते तो शायद मुझे मेरा शरीर कभी मिलता ही नहीं। आपने उस दिन साबित कर दिया था कि आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं, क्योंकि प्रेम में ही इंसान सारी चुनौतियां पार कर जाता है, और आपने उन चुनौतियों को सिर्फ पार नहीं किया था बल्कि चुनौतियों का मुंह तोड़ जवाब दिया था। युग यामिनी की आंखों में देखते हुए कहता है, कैसे न करता उन चुनौतियों को पार यामिनी, मैं तुमसे प्रेम जो करता था, तुम्हारे बिना मेरी ये जिंदगी कैसे बीतती। मुझे पता था तुम यहीं हो, मेरे आसपास ही, बस मुझे तुम्हें ढूंढना था और वो मैंने कर लिया अपने प्रेम की शक्ति से। यामिनी नम आंखों के साथ युग को देखते हुए कहती है, मुझे माफ कर दीजिए युग बाबू,
मैंने आपको इतने धोखे में रखा, आपके साथ छल किया। युग बड़े प्यार से यामिनी को समझाते हुए कहता है, ये तुम क्या बोल रही हो यामिनी? कैसा धोखा, कैसा छल? शायद अगर तुम्हारी जगह मैं भी होता तो मैं भी यही करता अपने पापा के लिए। और तुमने मेरे साथ कोई छल नहीं किया है, बल्कि तुमने तो मेरे साथ सच्चा प्रेम किया है। वो प्रेम जिसके लिए तुम अपना वचन भी भूल गई थी, अपने बाबा से लड़ गई थी। एक ऐसा अभिशाप भोग रही हो जिसकी तुम हकदार ही नहीं हो। मुझे पता था यामिनी तुम बहुत अच्छी हो, और आज तुम्हारी दर्द भरी दास्तां सुनकर मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्रेम और भी बढ़ गया है। वो प्रेम जो अब मरते दम तक खत्म नहीं होगा। यामिनी पलटकर कुछ कहती उससे पहले ही अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है यामिनी जैसे तुम अभी भी मुझसे कुछ छुपा रही हो। यामिनी तुरंत ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं अभिमन्यु, मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ। मैं जितना जानती थी, जो जानती थी, सब कुछ मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। अभिमन्यु यामिनी को घूरते हुए कहता है, तुमने ये तो बताया ही नहीं यामिनी कि 9 महीने बाद जब तुम लौट कर आई तो तुमने मासूम लड़कियों को अपना शिकार क्यों बनाया? आखिर तुम्हारे अंदर की वासना इतनी कैसे जाग गई थी कि तुमने एक स्त्री होकर दूसरी स्त्री को भी नहीं छोड़ा? तुमने तो अपने शिकार के लिए भी उन मर्दों को चुना था ना, जो पापी थे, कमीने थे, जिन्हें इस लोक में जीने का कोई हक नहीं था। फिर तुमने उन लड़कियों को अपना शिकार क्यों बनाया? यामिनी खामोश रहती है, कुछ जवाब नहीं देती है। वो अभिमन्यु से अपनी नजरें चुरा लेती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभिमन्यु के सवालों से बचने की कोशिश कर रही हो, और वो जानबूझकर सब कुछ जानते हुए कुछ नहीं बताना चाहती हो, जैसे उसे किसी चीज का डर हो। यामिनी युग की तरफ देखते हुए नम आंखों के साथ बड़बड़ाते हुए कहती है, मैं बुरी नहीं हूँ युग बाबू, मैं बुरी नहीं हूँ। युग यामिनी को अपनी बाहों का सहारा देते हुए कहता है, हाँ यामिनी, मुझे पता है तुम पवित्र हो, तुमने कोई पाप नहीं किया है, तुम बिना वजह कभी किसी को नहीं मारोगी, तुम बुरी नहीं हो यामिनी। अभिमन्यु फिर गुस्से के साथ यामिनी से बोल पड़ता है, अगर ये बुरी नहीं है तो ये बताती क्यों नहीं युग? क्यों उसने उन लड़कियों को मारा? क्यों उन्हें अपना शिकार क्यों बनाया? पहले शांता, फिर कमली और फिर मोनिका। मोनिका तो अमोदिता की दोस्त थी, क्यों उसे मार दिया? क्या गुनाह था उस बेचारी का? यामिनी खामोशी रहती है, कुछ जवाब नहीं देती है। अभिमन्यु फिर कुछ बोलता उससे पहले ही युग यामिनी से बड़े नर्म लहजे में उसे अपनेपन का एहसास कराते हुए कहता है, बता दो यामिनी। अभिमन्यु कुछ पूछ रहा है, बता दो जो वो जानना चाहता है, कुछ मत छुपाओ आज। यामिनी सब कुछ बता दो। युग की आंखों में देखकर यामिनी को न जाने क्या हो जाता है, उसका मन खुद सच कहने को होने लग जाता है। कछुआ भी युग अभिमन्यु का साथ देते हुए कहता है, हाँ यामिनी, तुम हमें अपना दोस्त ही समझो, बताओ तुमने उन लड़कियों का शिकार क्यों किया? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।